दोस्तों अगर आप भी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं साइंस के, और कंप्लीट साइंस का रैपिड रिवीजन हो जाएगा इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से। आइए, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, इसलिए एक एक पॉइंट आप नोट करते हुए चलना, ताकि आप रिवाइज करके एग्जाम में जब बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आसपास का सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, इसलिए नोट करते हुए चलना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है, यानी नेट फोर्स अगर जीरो है किसी बॉडी पे, तो वस्तु की अवस्था क्या होगी। अब देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन का जो पहला नियम है वो कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो वो वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। मतलब या स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ कह रहा है स्थिर ही रहेगी, जरूरी नहीं है, ये वनली जो लगा दिया ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। वनली नहीं होगा, स्थिर ही थोड़ी रहेगा, या तो वो स्थिर रहेगा या समान वेग से चलेगी, ठीक है। समान वेग से चलेगी, त्वरण प्राप्त करेगी, रुक जाएगी, ये दोनों तो होगा नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वनली लगा दिया, इस वजह से इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, अगर नेट फोर्स आपका क्या है, जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, तो वहां से आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन भी आपका जीरो होता है। और वो वस्तु जो है या तो स्थिर रहेगी या वो समान वेग से गति करेगी, या क्या करेगी, समान वेग से गति करेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये न्यूटन का पहला नियम था। आइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संवेग यानी मोमेंटम बराबर फॉर्मूला पूछा गया। एनटीपीसी में ही पूछा गया है सवाल, ये एनटीपीसी में पूछा गया। मोमेंटम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू भी। क्या हो जाता है, एम इंटू भी। आपको ये ध्यान में रखना है, एम क्या होता है, यहाँ पे एम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि क्लोज सिस्टम जो भी होगा, क्लोज सिस्टम, वहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, वहाँ पे कंजर्व रहता है, ठीक है, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्य कब शून्य होगा, वर्क जीरो कब होता है। देखिए, बल अधिक हो, विस्थापन शून्य हो, द्रव्यमान कम हो, समय अधिक हो, चार ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वर्क बराबर आपके सामने फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। और ये एफ क्या है, एफ आपका है फोर्स यानी बल है, और ये डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और कोस थीटा तो आपको पता है। अब यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, क्या लगाना है आपको दिमाग, क्या होगा, कार्य कब शून्य होगा, या तो ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, ठीक है। तीन में से कोई भी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। अब देखिए, बल अधिक हो, ये तो होगा नहीं, विस्थापन शून्य हो, एक मिल गया ना आपको, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान कम हो या ज्यादा हो, उससे क्या मतलब है, समय अधिक हो, समय का तो कोई बात ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि या तो एफ अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर एंगल का अगर बात करें हम लोग, थीटा का अगर बात करें, तो बताइए कोस 90 बराबर क्या होता है, कोस 90 बराबर जीरो होता है ना, कोस 90 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो भी उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहता है ना कि कुली जो अपने माथे पे वजन लेके घूमता है तो वो कितना कार्य करता है, वहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि जो अपने ऊपर सामान रखता है ना, वो 90 डिग्री पे एंगल बनाता है, जितना भी फोर्स लगाता है ना वो 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा होता है, इस वजह से वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स के भाषा में अगर कुली से पूछा जाए कुली कितना कार्य कर रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने, गुरुत्व त्वरण का औसत मान क्या है। गुरुत्व त्वरण यानी छोटा वाला जी, इससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपके सामने होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक फैक्ट काफी पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि जी का जो मान है ना, ध्रुव पर अधिक होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। और भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर
भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है, कम होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, साउंड का जो स्पीड है मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वायु में, जल में, ठोस में, निर्वात में, कहाँ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, अब देखिए साउंड का जो स्पीड है ना, कैसे कैसे वो करता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद आपका गैस में। ठीक है, गैस में। एक पॉइंट आपको ध्यान यहाँ से रखना है, क्या, वैक्यूम में जो है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। और मीडियम जितना डेंस होगा, क्या होगा, जितना मीडियम डेंस होगा उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, मीडियम जितना डेंस उतना स्पीड ज़्यादा। तो सॉलिड काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, इसका पार्टिकल एक दूसरे से चिपका होता है, तो इसमें इसका ज़्यादा स्पीड होता है। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, और वैक्यूम में बिल्कुल जीरो, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या, आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। वैसे भी ये दूरी है तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला जो होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या, पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f, यानी f ये क्या है, वही फोकस दूरी होता है। और पावर ऑफ लेंस एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर आपको ध्यान में रखना है, डायोप्टर 1/f यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। और f क्या करना है, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा का सूत्र अब आपको बताना है। विद्युत धारा मतलब करंट। ठीक है, करंट का अब आपको बताना है सूत्र। अच्छा, ये करंट क्या होता है, तो ये एक प्रकार से फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश का जो गति होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका बताइए। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया एसआई मात्रक। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्युत धारा का, तो यहाँ से आप आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आई बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। आई से डिनोट करते हैं इसको, विद्युत करंट को। क्यू हो गया आपका चार्ज। ठीक है, टी से हो गया आपका टाइम। ठीक है। अच्छा, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, टाइम का तो आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। ये देखिए कॉमर्शियल यूनिट जो होता है ना, वो आपका किलोवाट घंटा ही होता है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये देखिए यहाँ पे ना एक फैराडे का लॉ आता है। फैराडे लॉ पे उसी के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका माइकल फैराडे, ऑप्शन में माइकल फैराडे का जो लॉ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करता है। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे ये वर्क भी करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये कौन दिया है, फैराडे। कौन, फैराडे। ठीक है, फैराडे, इसको हम लोग फैराडेज लॉ भी बोलते हैं, फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, उष्मा की इकाई क्या है। उष्मा की इकाई क्या है, आपको पता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वाट किसका है, वाट आपका पावर का होता है, शक्ति का। ठीक है, पास्कल किसका है, एयर प्रेशर का, वायु दाब का। ठीक है, किसका है, प्रेशर का, आपको ध्यान में रखना है, प्रेशर का। उसके बाद कूलम, मैंने अभी आपको बताया था, चार्ज का होता है, आवेश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान। अब देखिए, ये जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच मान बताता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ एसिडिक है, यानी एसिड है या फिर बेस है। क्या बताता है, एसिड है या फिर बेस है। अब देखिए, ये जो पीएच होता है वो आपका 0 से 14 के रेंज में होता है, 0 से 14 के रेंज में। अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस होगा। बेस का मतलब क्षार होता है, और ये एसिड का मतलब अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है। तो अगर 0 से 7 है तो अम्ल होगा, 7 से 14 है तो क्षार होगा। लेकिन अगर 7 है किसी का तो वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 किसका होता है, तो शुद्ध जल, यानी प्योर वाटर का कितना होता है, प्योर वाटर का अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो वो कितना होता है, 7 होता है। 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। 7 से कम का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जिंक और HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है।
अब देखिए, अगर आप जिंक का अभिक्रिया कराते हैं HCl से तो कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ से बनता है आपका ZnCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। देखिए एनटीपीसी में यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अभी 2025 के एनटीपीसी में आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। चलिए नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको बताना है पीरियोडिक टेबल में, तो क्या हो जाएगा 7, 8, 18, 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, प्रोटॉन संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, द्रव्यमान संख्या के बराबर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन संख्या। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या के बराबर परमाणु संख्या होता है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या के बराबर। अच्छा, अगर आपसे परमाणु भार पूछा जाए, परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है क्या, परमाणु भार। क्या मिलता है, परमाणु भार। ठीक है ना, परमाणु भार, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। चलिए अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद रहता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में हमेशा घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्ष में घूमते रहता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु भार कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। क्यों होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही सारा भार वहीं पे मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसने खोज किया, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, काफ़ी खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। देखिए ई से आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन, और टॉ से आपको ध्यान रखना है थॉमसन। क्या रखना है ध्यान, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन या थॉमसन भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए पॉ से हो गया क्या आपका प्रोटॉन, और रॉ से आपको ध्यान रखना है रदरफोर्ड। क्या ध्यान रखना है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। नौ से न्यूट्रॉन, और चौ से क्या हो जाएगा, चैडविक। क्या हो जाएगा, चैडविक। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ईंट पर नाच, ईंट से हो गया इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। अच्छा प्रोटॉन का कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर रदरफोर्ड ना हो तो गोल्डस्टीन टिक करना है, गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड, अगर दोनों हो तो आपको गोल्डस्टीन टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है। अब पूछ रहा है कि कांसा कैसे कैसे बनता है, किसका किसका मिश्रण है। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा इसको, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कैसा टीका, कैसा टीका। अब आप देखिए जिंदगी भर आप इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। कैसा मतलब आपको ध्यान में रखना है कांसा, कैसा मतलब क्या रखना है, कांसा। टी से आपको ध्यान में रखना है टीन, और का से ध्यान में रखना है कॉपर। टीन और कॉपर से ये मिल के बना होता है। किससे बना होता है, टीन और कॉपर। कहाँ पे है टीन और कॉपर, जल्दी से बताइए। Cu और Sn, Cu और Sn, Sn मतलब टीन, Cu मतलब कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी पूछा जाता है पीतल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पीतल के लिए आपको जो ध्यान में रखना है शब्द, वो है आपका पिताजी। क्या ध्यान में रखना है, पिताजी। अब देखिए पी से क्या हो जाएगा, पीतल हो गया। तौ से हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा, तांबा। और जी से जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, जिंक, जिंक जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तांबा और जिंक। तांबा मतलब Cu, जस्ता मतलब Zn, जिंक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कैसा से हो गया कांसा, पीतल से पिताजी। ठीक है, कैसा टीका और ये पिताजी, दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर शुद्ध पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। NaCl क्या होता है, NaCl आपका जो होता है वो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह कौन कहलाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, कितने वॉल्व होते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, 2 तो एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, यानी कि राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट
लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, इस प्रकार से बना होता है 4 चैम्बर। ठीक है ना, 4 चैम्बर बना होता है। और ये जो राइट साइड होता है, राइट साइड में आपका क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया है, और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में भी रखना है पीएच मान। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना, 7.4। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखना और लिखना नींबू का पीएच मान इतना होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। विटामिन के सहायक है, किस चीज़ में हेल्प करता है? दृष्टि, रक्त जमाव, हड्डी वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्त जमाव। देखिए विटामिन के जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में? ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। न्यूरॉन। कहाँ है न्यूरॉन? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन को। किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है वो चीज़ आपको बताना है। अब उत्पाद यहाँ से पूछा गया है तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है। सबसे पहले CO2 हो गया, और H2O। CO2 तो पर्यावरण से ले लिया, H2O कहाँ से? मिट्टी से, और ये सनलाइट ले लेता है सन से। कहाँ से? सन से, सनलाइट। तो इसमें बनता क्या क्या है? ग्लूकोज बन जाता है आपका, ग्लूकोज जो पौधा यूज कर लेता है, और दूसरा ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद या बाय प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं उप उत्पाद। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है? ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है किस में होता है, जल्दी से बताइए। माइटोसिस कहाँ होता है? बॉडी सेल में। कहाँ पे होता है? बॉडी सेल में। देखिए माइटोसिस होता है आपका देह कोशिका में, बॉडी सेल में। कहाँ पे होता है? बॉडी सेल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब माइटोसिस में क्या होता है? ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। क्या है? ग्रोथ प्लस रिपेयर के लिए क्या है? जरूरी है। और उसी प्रकार से एक म्योसिस होता है। क्या होता है? म्योसिस। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में। ठीक है ना, बिहार दरोगा में पूछा गया था। म्योसिस में क्या होता है? गैमिट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमिट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से पूछा गया था गैमिट का फॉर्मेशन किस में होता है? म्योसिस, माइटोसिस, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन थे। तो म्योसिस में आपको ध्यान रखना है गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस ये बॉडी सेल में होता है और इसमें ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन? ये आपका निकलता है थायराइड से। कहाँ से? थायराइड से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायराइड। ठीक है, थायराइड। देखिए ये थायरोक्सिन जो होता है ना मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ओम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट किसका है? वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट आपका है वोल्टेज का। किसका है? वोल्टेज का। और एम्पियर किसका है? करंट का। वाट किसका है? पावर का। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जैसे ये प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V/I। ठीक है, प्रतिरोध को R से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा V/IR, वहीं से ये निकलता है R बराबर V/I। ठीक है, V/I। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण सूत्र है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/V + 1/U। इसी को बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में होता है ना, स्फेरिकल मिरर इस प्रकार से 2 भाग में जब काटते हैं हम लोग तो यहाँ से मिरर एक फार्मूला बनता है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/F बराबर 1/V + 1/U। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण लागू होता है। कहाँ पे? बंद तंत्र पे, खुला तंत्र पे, निर्वात में, तरल में। तो देखिए ये जो है ना मोमेंटम कंजर्व कहाँ पे रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है क्लोज सिस्टम में। कहाँ पे? क्लोज सिस्टम में, बंद तंत्र में। कहाँ पे रहता है? क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम जो भी होगा वहाँ पे क्या होगा आपका? वहाँ पे आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, संरक्षित रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब एक फैक्ट आपको यहाँ से और ध्यान में रखना है। क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वहाँ पे मोमेंटम क्या होगा?
मोमेंटम, NTUM, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे कंजर्व होगा, क्या होगा, कंजर्व, ठीक है, कंजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का क्या होता है सूत्र, NH3, NH4 मत मार देना, ठीक है, NH3 होता है। अमोनिया बेसिक गैस है, आपको ध्यान में रखना, फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है, NH3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। रेड लिटमस नीला होता है। अब देखिए फिर से एसिड बेस से आ गया, एसिड बेस चैप्टर से, तो रेड लिटमस जो है आपको ध्यान में रखना, देखिए एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड का pH मान 0 से 7 के बीच, बेस का 7 से 14 के बीच। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। किस में, ब्लू में। कलर चेंज कर दूं क्या, ठीक है, इसको रेड से लिखते हैं हम लोग, रेड से क्या करता है, ब्लू, और ब्लू से इसको क्या कर देता है, रेड, ठीक है, ब्लू से क्या कर देता है, रेड कर देता है। चलिए ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रेड लिटमस नीला होता है, रेड नीला हो रहा है, किससे, बेस से, यानी क्षार में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, DNA, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, प्रोटीन, हार्मोन, ये सब कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा, यानी स्किन हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑर्गेन है, ठीक है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गेन या ग्लैंड, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। लीवर जो है आंतरिक भाग का सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर मतलब यही यकृत, ठीक है, यकृत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का एनर्जी का करेंसी है, ठीक है, एनर्जी का क्या है, करेंसी है, और किसका, सेल का, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो एटीपी, ठीक है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल। आपको पता है क्रिकेट मैच अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जब छक्का मारता है तो शोर जब होता है तो वहाँ पे दिखाता होगा आपको डेसिबल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। साउंड का इंटेंसिटी किस में मापा जाता है, डेसिबल में, ठीक है। अगला देखिए, आवेश का इकाई, मैंने अभी आपको बताया था कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान कितना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब फेंक कर मारिए, मैंने अभी आपको बताया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर और वैलेंसी अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका वैलेंसी कितना होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, वैलेंसी कितना होता है, 4, ठीक है, वैलेंसी कितना होता है, 4। अगला देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज, ठीक है। क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है ना कि सेलिबा जो है ना, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यहाँ से क्या होता है, सेलिबा, सेलिब्री ग्लैंड जानते हैं ना, मुंह में सेलिब्री ग्लैंड होता है, और भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से, मुंह में सेलिब्री ग्लैंड पाया जाता है और वहीं से सेलिबा का रिलीज होता है। क्या होता है, सेलिबा। और सेलिबा करता क्या है, तो ये स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज में, किस में, माल्टोज में, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं टाइनी शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 23, 44, 46, 48। 23 पे टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा नहीं पूछा गया, कह रहा गुणसूत्र का संख्या कितना है, तो 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेयर पूछता तो 23 पेयर, ठीक है। अच्छा, गुणसूत्र का काम क्या है, तो जेनेटिक कैरेक्टर को वो स्टोर करता है और ट्रांसफर भी करता है पेरेंट सेल से बेबी सेल में, ठीक है। अगला देखिए, फीमर हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, भुजा में, जांग में, गर्दन में, कंधा में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांग में, ठीक है।
फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। और फीमर हड्डी जो है सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहलाता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में होती है, ठीक है। और सबसे छोटी स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है। प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी बताइए। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और देखिए यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकंड में भी दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए मीटर पर सेकंड और किलोमीटर में 3 का पावर माइनस हो गया, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी, ठीक है, दोनों ए और सी। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है? तो मैक्सिमम आपका होता है वैक्यूम में। कहाँ होता है? वैक्यूम में, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर जो है ना, यूवी रे को एब्जॉर्ब करती है। किसको? यूवी, अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे हम लोग को बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है, केवल O2 नहीं है, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर। वाटर कहाँ है? ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन भी चाहिए, यानी हवा चाहिए, उसके बाद जल, मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है ना। रस्टिंग क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, तभी यहाँ से क्या होगा? रस्टिंग, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं, स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्प्लीन को, अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो। अच्छा, स्प्लीन को बोलते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, किसका कब्रिस्तान? आरबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीएनए स्थित है कहाँ पे? कोशिका द्रव में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया, बी और सी। देखिए बी और सी दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। बी मतलब नाभिक, यानी न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में तो ये रहता ही रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम, अभी मैंने आपको बताया था पहला नियम, ठीक है, ये दूसरा नियम आ गया। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? एफ बराबर, यहाँ से एम ए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एफ बराबर एम ए, ठीक है, उसी के बेस पे ये बनाया गया है। फोर्स जो है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सेलरेशन के। किसके? एक्सेलरेशन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एफ बराबर एम ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, धातु में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है, यानी करंट का जो प्रवाह होता है वो किसके वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत चालक कौन सा है? तो सिल्वर। सिल्वर का सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जल्दी से बताइए। दिशा के कारण, वेग के कारण, रंग, द्रव्यमान, किसके कारण होता है? ये होता है आपका स्पीड चेंज के कारण। क्या होता है? स्पीड चेंज के कारण। और स्पीड चेंज किस में होगा? दिशा में होगा, रंग में होगा, द्रव्यमान में, वेग में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड चेंज के कारण, स्पीड चेंज के कारण क्या होता है? स्पीड चेंज के कारण रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? चेंज इन स्पीड व्हेन मीडियम चेंजेस। मीडियम जब चेंज होता है, मान लीजिए यहाँ से लाइट जा रही थी और ये हवा है, ठीक है, हवा से ये एकाएक जल में जा रहा है, तो जल में जा रहा है तो क्या होगा? स्पीड या तो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये ज़्यादा डेंस मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा। और स्पीड कम हो जाएगा तो इसी वजह से यहाँ रिफ्रैक्शन भी होता है। क्यों होता है? चेंज इन स्पीड व्हेन मीडियम चेंजेस। मीडियम चेंज होने के कारण स्पीड चेंज होता है और उसी वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। ये था आखिरी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मैंने आपका कंप्लीट साइंस का रिवीजन करा दिया, हर एक चैप्टर से इसमें आपका सवाल था, ठीक है। तो अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार स्पीड बढ़ा के देख लेना और नोट्स जरूर तैयार कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।